हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो लीगल एथिक्स की ही सीरीज का एक टॉपिक है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। यानी कि भारत में जो कानूनी पेशा है उसका इतिहास क्या रहा है और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरा सोच के देखो कि आज जो हम बड़े बड़े कोर्ट्स में वकीलों को काले कोट में देखते हैं, कानूनी दावपेच लगाते हुए देखते हैं, तो क्या ये पोजीशन हमेशा से ऐसी ही थी? बिल्कुल नहीं। इसका सफर सदियों पुराना है, जिसे हम मुख्य रूप से दो भागों में देखेंगे। पहला है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि अपनी एक बर्ड आई से हम देखना शुरू करते हैं कि पूरे चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता से पहले का भारत। इस सेक्शन में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग दौर ने हमारे प्रोफेशन को शेप दिया। यानी कि एशियन धर्मा बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम प्राचीन काल के कानूनी ढांचों को देखेंगे कि धर्म के आधार पर किस तरीके के कानून हुआ करते थे। फिर हम देखेंगे इस्लामिक एंड मुगल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो इस्लामिक और मुगल शासन था उस दौर में कानून और काजी का क्या सिस्टम कैसे काम करता था। अराइवल ऑफ ब्रिटिश देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए और उनके द्वारा मॉडर्न कोर्ट्स को स्थापित किया गया तो वो कैसा हाल था। फिर हम देखेंगे बार काउंसिल्स एक्ट 1926। इसके बाद हम देखेंगे लॉयर्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भारत। यानी आजादी मिलने के बाद जब हमने अपना संविधान अपनाया तो लीगल प्रोफेशन में क्या क्रांति आई वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम एडवोकेट एक्ट 1961 देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट काउंसिल्स ऑफ इंडिया। फिर हम देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स एंड एआईबीई, मतलब कि एक एडवोकेट के क्या कर्तव्य होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है उसके लिए, और एआईबीई क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड पीआईएल, यानी कि नए जमाने में कानून का बदलता हुआ रूप, जैसे कॉरपोरेट लॉ का आना या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल के जरिए आम लोगों तक न्याय पहुंचाना। ये सब चीजें कैसे डेवलप हुई। फिर हम देखेंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि स्वतंत्रता से पहले का भारत। देखिए, हमारे देश में कानून का बनना या लीगल प्रोफेशन का इस रूप में आना दो चार साल की कहानी नहीं है। ठीक है, ये बहुत लंबी और सदियों पुरानी प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें एंशियंट धर्मा, यानी कि प्राचीन बुनियाद जो थी, जो इस सफर की शुरुआत थी, धर्म। उससे लेकर के हम अपनी कहानी को कहाँ तक लाएंगे, कॉलोनिकल कोर्ट्स तक। यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने अपने अपने तरीके के कोर्ट सिस्टम्स यहाँ पर एस्टेब्लिश किए। इसी का पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वो आता है एंशियंट लीगल सिस्टम, यानी कि प्राचीन कानून प्रणाली। देखिए, ये वहां से शुरू होता है जहां से हमारी कानून की जो कहानियां है ना उसकी नींव पड़ी। ठीक है, बुनियाद पड़ी। और उस दौर में ना आज की तरह आईपीसी सीआरपीसी या कोर्ट रूम्स नहीं होते थे। कोर्ट रूम्स नहीं होते थे, अच्छा, तो फिर कानून के सोर्स क्या थे? देखिए, उस टाइम पे कानून के सोर्स थे कस्टम्स, रीति रिवाज, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ या फिर धर्म। ठीक है, ये जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी ना, इनके कुछ चार महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। उनको देखते हैं हम। जो फर्स्ट आता है कस्टमररी रूट्स, यानी कि पारंपरिक जड़ें। देखो, प्राचीन काल में जो लीगल लाइफ या फिर कानूनी जीवन होता था ना, उसे चलाने के लिए समाज के पुराने या फिर सदियों से चले आ रहे कम्युनिटी कस्टम्स जो होते थे ना, जो सामुदायिक रीति रिवाज थे ना, वही माने जाते थे। ठीक है, ये जो नियम थे ना, ये कहीं लिखे हुए नहीं थे, बल्कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से ट्रांसफर किए जाते थे। जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते थे, बोलकर या फिर रिवाजों की तरह फॉलो करके। नेक्स्ट आता है सैक्रेड टेक्स्ट, यानी कि पवित्र ग्रंथ। उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट और
ऑथोरिटेटिव रेफरेंसेस होते थे ना, वो होते थे हमारे पवित्र ग्रंथ, जैसे कि मनुस्मृति या फिर अर्थशास्त्र। ठीक है। अब होता क्या था कि इन्हीं ग्रंथों के आधार पर किसी व्यक्ति के कर्तव्य, उसकी अपराध या फिर उसके पनिशमेंट्स, इन चीजों को देखा जाता था। और इन्हीं ग्रंथों के आधार पर ही पूरे राजपाट का जो है शासन और उसके नियम जो थे वो तय किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्म एज नॉर्म, यानी कि नियम के रूप में धर्म कैसे काम करता था। देखो, धर्म का मतलब सिर्फ कोई धर्म या रिलीजन नहीं था। धर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो व्यक्ति के सोशल, मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशंस को एक कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर, यानी कि एक ही सूत्र में बांधता था। ठीक है। यानी जो नैतिक रूप से गलत है वो कानूनी रूप से भी गलत होगा, और जो नैतिक रूप से सही है वो कानूनी रूप से भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अर्ली प्रैक्टिशनर्स, यानी कि शुरुआती कानूनी सलाहकार। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि वकील सिर्फ आज के मॉडर्न जमाने में ही हैं, तो आप गलत हैं। ठीक है। प्राचीन काल में भी ऐसे लोग होते थे जिन्हें सुल्का या फिर प्रवर्तकास कहा जाता था। ठीक है। ये लोग क्या करते थे, विवादों में दोनों पक्षों को एडवाइस देते थे, दोनों पक्षों की सुनते थे और उनके मामलों को प्रेजेंट भी करते थे, प्रस्तुत भी करते थे। एक्चुअल में ये हमारे आज के लीगल रिप्रेजेंटेशन का ना सबसे शुरुआती रूप था। और अगर यहाँ पे हम एक मेन पॉइंट देखें, तो ये जो शुल्का या फिर प्रवर्तकास थे ना, यही हमारे क्या है, ये हमारे प्रोफेशन के पूर्वज हैं एक तरीके से। ठीक है। उनके पास आज की तरह ब्लैक कोट्स नहीं होते थे, ठीक है, लीगल कोर्ट रूम्स नहीं होते थे, लेकिन उनका काम वही था, क्या, न्याय के रास्ते पे चलना और लोगों के साथ न्याय दिलवाना और उन्हें सही सलाह देना। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस्लामिक इन्फ्लुएंस, यानी कि इस्लामिक शासन का प्रभाव। देखिए, जैसे ही देश में इस्लामिक रूल यानी कि सुल्तानों या फिर मुगलों का शासन आया ना, तो कानून ने एक बिल्कुल नई भाषा और व्यवस्था शुरू कर ली। ठीक है। इस दौर पर पूरे सिस्टम को हम नीचे दिए हुए 4 पॉइंट्स में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है शरिया इंट्रोड्यूस, यानी कि शरिया की शुरुआत। देखिए, देश का ना एक बहुत बड़े हिस्से में इस्लामिक कानून यानी शरिया को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। इस व्यवस्था ने क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, इन सबको एक नया रूप देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है काजीज एज अ जजेस। देखिए, न्यायाधीश के रूप में काजी। अब इस दौर में ना न्याय देने के लिए ना मुख्य रूप से काजी करते थे। ठीक है। अब इन काजीज को अपॉइंट कौन करता था, इन काजीज को अपॉइंट करते थे राजा या फिर सुल्तान। ठीक है। अब इन काजीज का काम क्या होता था, इनका काम होता था कि वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक मामलों को सुनेंगे, मुकदमों को सुनेंगे और इस्लामिक लॉ के ही अकॉर्डिंग न्याय प्रदान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुफ्तीज एज जूरिस्ट, यानी कि कानूनी विशेषज्ञ के रूप में मुफ्ती। देखिए, काजी के साथ साथ ना एक और इम्पोर्टेंट पद होता था, वो होता था मुफ्तीज का, जो कानून का ना जानकार के रूप में जाने जाते थे। ठीक है। मतलब कि ये माना जाता था कि इन लोगों को, मुफ्तीज को, कानून की, लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज है, जूरिस्ट की तरह काम करते थे। ठीक है। मुफ्तीज क्या करते थे, मुफ्तीज कानूनी मामलों पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते थे, जिसे कहा जाता था फतवा। अब ये जो फतवास थे ना, ये कोर्ट और जो मुकदमे की पार्टीज है ना, उन दोनों के लिए ही ना रास्ता साफ करने का काम करते थे, यानी कि उन दोनों को ही गाइड करने का काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटो एडवोकेसी, यानी कि वकालत का शुरुआती ढांचा। अगर हम इस पूरे ढांचे को देखें ना, तो हम ये कहते हैं कि ये लोग भले ही, यानी कि काजीज हो गए आपके, या आपके मुफ्तीस हो गए, ये लोग भले ही हमारे लीगल प्रैक्टिशनर जो आज के हैं, वकील या फिर हमारे जजेस हैं, उनकी तरह दिखते नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी इनका जो काम होता था ना, इनके काम का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता था, वो आज के लीगल जो प्रैक्टिशनर्स है ना, उनकी तरीके ही का ही होता था, उनसे बहुत मिलता जुलता होता था। इसी वजह से इस कानून ने इससे जो है कानून में प्रोटो एडवोकेसी का नाम दिया गया। ठीक है। अब हम ये देख यहाँ पे कहते हैं कि जो शरिया है या काजी है ना, इसने हमारे लीगल सिस्टम में, हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ा है। जो पहले काम शुल्कास करते थे ना, वही काम अब मुफ्तीज या फिर लीगल एडवाइजर के रूप में काजीज कर रहे हैं। ठीक है। यानी वकील का पद जो है वो बदलता रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को सलाह देने के लिए वकीलों की जरूरत या फिर काजीज की जरूरत या फिर आपके शुक्लास की जरूरत होती ही रही। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल का कानूनी ढांचा जो था उसके बारे में। देखिए, मुगल शासन के दौर में ना
कानूनी व्यवस्था को एक नया रूप मिला, जिसे इम्पेरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शाही प्रशासन के तहत ना एक ब्लेंडेड लीगल ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है? इस पूरे दौर का सिस्टम जो था ना, इसको हम ये नीचे दिए हुए 4 पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहले हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि मिश्रित प्रणाली। देखिए, मुगल काल में एक हाइब्रिड यानी कि मिली-जुली व्यवस्था चल रही थी। इसमें इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया कानून तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ-साथ इंडिजिनस कस्टम्स यानी कि स्थानीय और स्वदेशी रीति-रिवाज जो थे ना, उनको भी बराबर से मानने की परमिशन थी। ठीक है? खासकर जब बात पर्सनल मैटर्स की आती है, जैसे कि शादी हो गया या उत्तराधिकारी की बात हो गई, तो ये बिल्कुल ना लोकल मामलों की जब बात आती है ना, तो वहाँ के जो स्थानीय कस्टम्स थे ना, वो उनको पूरी तरीके से अहमियत दी जाती थी, पूरी तरीके से लागू किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल कोर्ट्स यानी कि शाही अदालतें। देखो, मुगल एम्परर्स ने ना एक फॉर्मल और व्यवस्थित कोर्ट सिस्टम तैयार किया था, ठीक है? इस सिस्टम में सबसे बड़ा और जो आखिरी फैसला करने का जो अधिकार होता था ना, वो सम्राट को होता था, एम्परर को होता था, ठीक है? यानी अगर आप किसी फैसले से खुश नहीं हो ना, तो आप सबसे ऊँची अपील खुद बादशाह की अदालत में करते थे जा कर के। नेक्स्ट है काज़ीज़ अपॉइंटमेंट, काज़ियों की जो नियुक्ति होती थी, ठीक है? तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो काज़ी की नियुक्ति होती थी, वो कौन करता था? राजा करते थे, वहाँ के मतलब एम्परर्स करते थे, ठीक है? जो ये जो अधिकार होता था ना, ये अलग-अलग प्रांतों और जगह पे ना वो काज़ियों की नियुक्ति जो होती है लगातार जारी होती थी, ठीक है? इन काज़ीज़ का जो काम होता था ना, वो पूरे साम्राज्य के कोने-कोने में कानून के मुताबिक न्याय दिलवाना होता था, ठीक है? जो भी विक्टिम है, उसको न्याय दिलवाना होता था, जो भी दोषी है, उसको सज़ा दिलवाना होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव लीगैलिज़्म यानी कि प्रशासनिक वैधानिकता। तो मुगलों ने सिर्फ मुकदमे में मुकदमों की सुनवाई नहीं की थी, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल कल्चर यानी कि परिष्कृत प्रशासनिक कानूनी संस्कृति को भी जन्म दिया था। इस दौर में जो ज़मीन होती थी या लगान होते थे जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं या फिर क्रिमिनल मैटर्स होते थे, इनके लिए बहुत ही डिटेल्ड और बारीकी से नियम लिखे गए थे, कानून लिखे गए थे, ठीक है? और जिससे ना आगे चलकर ना बहुत ही मजबूत तरीके से आगे किया गया था, ठीक है? मुगल्स के बाद पीरियड आता है अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए। तो देखिए जब अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे भारत में आए थे ना, तो उन्होंने व्यापार के तरीकों के साथ साथ ना हमारे पास कानूनी ढांचा भी लेकर आए वो, ठीक है? जिसको हम कहते हैं कॉलोनिकल ट्रेड ब्रिंग्स कॉलोनिकल लॉ, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं चार तरीके से। कैसे? सबसे पहले इंग्लिश कॉमन लॉ। तो कंपनी ने ना सबसे पहले इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स को इंडियन लीगल लैंडस्केप में इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ कि कानून का पूरा चेहरा जो था वो बिल्कुल बदल गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश जजेस। अब नए कोर्ट्स बनाए गए, ठीक है, जहां ब्रिटिश जजेस भी आए, बैरिस्टर्स आए और उन्होंने आकर जो न्याय न्याय प्रशासन है ना उसको बदल दिया। एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ जस्टिस को संभाला उन्होंने आकर के। फिर नया नेक्स्ट पॉइंट है मेयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। अब देखिए जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे जैसे कलकत्ता थी, बॉम्बे थी, मद्रास थी, इधर ना पहली बार स्ट्रक्चर कॉलोनिकल जुडिशियल सिस्टम्स आए। उसके अंडर क्या हुआ? मेयर्स आए, मेयर कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स इनकी स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनऑर्गेनाइज्ड बार। देखो शुरुआत में ना हमारा जो लीगल प्रोफेशन था ना वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज था, जहां ना तो कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स थे और ना ही कोई फिक्स क्वालिफिकेशन थी। ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए ना तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया चीजों को। अब देखते हैं फॉर्मलाइजिंग द लीगल प्रोफेशन। देखिए कोई भी चीज में बिखराव होता है ना उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। यही बात हम कानून के बारे में करते हैं कि कानून के जो नियम है ये बहुत ज्यादा दिन तक अगर बिखरे रहेंगे ना तो ये ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो इस स्लाइड में अब हम देख रहे हैं कि 19th और 20th सेंचुरी में कैसे इस प्रोफेशन को कानूनी ढांचा मिला, आधार मिला।
ठीक है। सबसे पहले आता है लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। देखो, ये पहला बेयर कानून था जिसने अलग अलग क्लासेस के प्रैक्टिशनर्स जैसे कि वकील, प्लेडर्स, मुख्तार्स या अटॉर्नीज, इन सबको एक साथ इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट 1926। इस एक्ट ने भारत में लीगल प्रैक्टिशनर्स के एक मॉडर्न रेगुलेशन की ना मजबूत बुनियाद रखी, फाउंडेशन रखी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोविंशियल बार काउंसिल्स। देखो, अलग अलग प्रोविंसेस की ना, जो भी अलग अलग प्रांत होते थे ना, उसमें बार काउंसिल्स अलग अलग बनाई गई, जो हमारी पहली ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ रेगुलेटेड बॉडीज थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अ स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन। कोई एंट्री है, कंडक्ट है या डिसिप्लिन है, इनके लिए ना सख्त नियम बने। और यहाँ से इंडियन बार ने सही मायने में अपना आकार लेना स्टार्ट किया, जिसमें एडवोकेट्स के एंट्री, कंडक्ट, डिसिप्लिन, इनको देखा जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयर्स इन द फ्रीडम मूवमेंट। देखिए, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, इनको एक टाइमलाइन पे अगर लगाएंगे ना, तो अब हम अपने फ्रीडम मूवमेंट के आसपास आ गए हैं। इधर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बार है ना, वही हमारी आजादी की लड़ाई में ना सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी बना रहा। कैसे? देखिए, महात्मा गांधी, लंदन से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कानून और नॉन वायलेंस एडवोकेसी को अंग्रेजी शासन के खिलाफ ना एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब ये एक बेहतरीन लॉयर स्टेट्समैन थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल विजन के लिए ना एक नया ढांचा तैयार किया। ठीक है। फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी से पहले एक सफल एडवोकेट की तरह काम किया, और आजादी के बाद देश की जितने भी रियासतें थी ना, उनका एकीकरण करने वाले ये हमारे आयरन मैन हैं। इसके बाद आता है लीगल स्ट्रेटजी एज रेजिस्टेंस। देखिए, हमारे वकीलों ने ना कोर्ट्स रूम, पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स का एक ऐसा इस्तेमाल किया कि जो कॉलोनिकल रूल थे ना अंग्रेजों के, उसकी बुनियादें ही हिल गई। ठीक है। द ऑल इंडिया बार कमेटी 1923। देखिए, ये हमारा लीगल प्रोफेशन का ना पहला सिस्टमैटिक रिव्यू था। सबसे पहली पॉइंट आ रहा है इसमें, कमेटी फॉर्म। देखिए, 1923 में इस कमेटी का गठन किया गया था ताकि पूरे प्रोफेशन के ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन की जांच की जा सके। नेक्स्ट है मैंडेट। इसका जो मुख्य काम था ना, वो उस समय चल रहे अलग अलग तरीके के प्रैक्टिशनर्स जो थे ना, उनके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रिकमेंड करना था। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी की रिकमेंडेशंस। इस कमेटी ने एक यूनिफाइड सेल्फ रेगुलेटेड बार की मांग की, जिसे पूरी कानूनी व्यवस्था की बैकबोन माना गया। ठीक है। ताकि पूरी कानूनी व्यवस्था को एक बैकिंग मिले। ठीक है। इसके बाद है लास्टिंग इम्पैक्ट। इस कमेटी की रिपोर्ट का असर ये हुआ कि आगे चलकर इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 बना, जिसने आगे के सारे बड़े सुधारों का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, हमने पूरे के पूरे पार्ट में ये देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, उससे निकलकर हमारे देश के वकीलों ने ना पहले खुद को ऑर्गेनाइज किया, फिर देश को आजादी दिलवाई, और अंत में एक ऐसे फ्रेमवर्क की शुरुआत कर दी जो आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम का बेस माना जाता है, आधार माना जाता है। अब देखते हैं अपने इस टॉपिक का सेकंड पार्ट, जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भारत। देखो, आजादी मिलने के बाद हमारे देश का एक नया संविधान बना, और उसके साथ ही हमारे कानूनी पेशे को ना फिर से डिजाइन किया गया। अब हमारा मकसद सिर्फ कोर्ट रूम्स चलाना नहीं था, बल्कि कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, सेल्फ रेगुलेशन और पब्लिक इंटरेस्ट के चारों तरफ मजबूत बनाना था। यानी कि कानून को संवैधानिक मूल्यों के, स्वयं नियमन के और जनहित के चारों तरफ ना मजबूती से खड़ा करना था। ठीक है। अब इसके एक एक पॉइंट्स को देखते हैं हम। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है द एडवोकेट एक्ट 1961। देखिए, हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, अधिवक्ता अधिनियम 1961। ये मॉडर्न इंडियन का जो था ना लीगल प्रोफेशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट दौर था। ठीक है। इसमें ना चार बड़े बदलाव किए गए। वन यूनिफाइड बार।
अंग्रेजों के ज़माने में ना जो अलग-अलग कैटेगरीज़ थे ना, जैसे वकील थे, प्लेडर्स थे, मुख्तार थे, तो इस एक्ट ने उन सबको खत्म करके सभी को एक सिंगल क्लास में बदल दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवोकेट। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी बेस। इसने ना एडवोकेट्स के एंट्री, रेगुलेशंस और डिसिप्लिन के लिए ना एक कम्प्रिहेंसिव कानून फ्रेमवर्क तैयार किया, ठीक है? नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन। इस एक्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपेक्स रेगुलेटर, सर्वोच्च नियामक बनाया और उसके नीचे स्टेट बार काउंसिल्स को स्थापित करवाया। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। आज आप जो भी देखते हैं, जैसे एआईबी एग्जाम हो गया, एथिक्स के रूल हो गए या कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन हो गई, वो सब इसी एक्ट से निकल कर आता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विधि परिषद। देखिए, जो अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, वो पूरे देश के लीगल प्रोफेशन के माई बाप है एक तरीके से। यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वो पूरे देश का लीगल प्रोफेशन को गवर्न करता है। इसको देखते हैं हम। सबसे पहले इसको कहते हैं हम अपेक्स बॉडी। जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, उसके तहत ये जो बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ना, ये भारत में एडवोकेट्स के लिए सबसे ऊंची रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। पूरे देश के कानून की जितने भी नैतिक प्रैक्टिसेस हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उनको चलाने के लिए स्टैंडर्ड्स और नियम जो है ना, वो यही काउंसिल तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। कौन सा कॉलेज लॉ की डिग्री दे सकता है और पढ़ाई का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा, ये सब ना बीसीआई ही तैयार करता है और सुपरवाइज करता है। यानी कि किस कॉलेज से मान्यता मिलेगी लॉ की डिग्री को और किस कॉलेज की लॉ की डिग्री को मान्यता नहीं मिलेगी, ये बीसीआई डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिनरी ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है यानी कि पेशेवर दुराचार करता है, तो उस पर आखिरी डिसिप्लिनरी कंट्रोल इसी बॉडी का होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट बार काउंसिल्स, यानी कि राज्य विधि परिषद। देखिए, बीसीआई अगर देश के स्तर पर काम करता है ना, तो स्टेट लेवल पर कौन काम करता है? स्टेट बार काउंसिल्स काम करता है, ठीक है? अब इसके पॉइंट्स में देखते हैं। वन पर स्टेट। हर एक राज्य की अपनी एक बार काउंसिल होती है, जो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर काम करती है, ठीक है? यानी कि उसका जितना भी क्षेत्रीय अधिकार है ना उस राज्य का, उसके अंदर काम करेगी उस राज्य की स्टेट बार काउंसिल। एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। जब आप अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, तो आपका नाम एज एन एडवोकेट रजिस्टर कराने और एनरोलमेंट हैंडल करने के लिए ना जो काम करेगा वो स्टेट बार काउंसिल ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। देखिए, स्टेट लेवल पर एडवोकेट्स के प्रोफेशनल कंडक्ट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उनको बनाने का काम कौन करता है? स्टेट बार काउंसिल करता है। उनको सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? स्टेट बार काउंसिल के पास होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन डिसिप्लिन। अगर किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई शिकायत आती है ना, तो सबसे पहले डिसिप्लिनरी एक्शन यही लिया जाता है, जिसके खिलाफ अपील बाद में बीसीआई में भी की जा सकती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता और व्यावसायिक आचरण। देखिए, सेल्फ रेगुलेशन ओनली वर्क्स इफ द प्रोफेशन होल्ड्स इटसेल्फ टू अ स्टैंडर्ड। यानी कि कोई भी आजादी या स्वच्छता तभी तक काम करती है जब हम अपने बनाए गए नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं, ठीक है? इसके 4 पिलर हैं। स्टैट्यूटरी एंकर। देखिए, हमारे जो भी एथिक्स है ना, उनका आधार ना बिल्कुल कानूनी है, लीगल है। ये एडवोकेट एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई द्वारा बनाए गए जो भी सख्त नियमों पर टिका हुआ है, ठीक है? ड्यूटी टू जस्टिस। एक एडवोकेट की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के प्रति ईमानदारी होती है, ठीक है? हमारा मकसद सिर्फ केस जीतना नहीं है, बल्कि न्याय दिलवाना है। डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। हर एडवोकेट का जो आचरण होता है, कंडक्ट होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो बार की डिग्निटी, यानी कि बार की प्रतिष्ठा और इंटीग्रिटी, अखंडता और इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता, इन तीनों की रक्षा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है फेयरनेस टू क्लाइंट्स एंड एडवर्सरीज। देखिए, अपने क्लाइंट्स के साथ साथ सामने वाले वकील जो है उनके प्रति भी हमें गोपनीयता रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए, ठीक है?
और फेयर डीलिंग रखनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, ठीक है? यानी इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए कि उनके साथ हमारा कैसा आचरण है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लीगल एजुकेशन एंड द एआईबीई, यानी कि कोई एक स्टूडेंट क्लासरूम से निकलकर कोर्ट रूम तक कैसे पहुंचता है, ठीक है? उसकी कंपिटेंसी क्या होगी? देखते हैं। बीसीआई जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बताती है, ठीक है? अगर आपको लॉ की डिग्री चाहिए तो आप जिस लॉ स्कूल या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं ना, उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है, यानी कि बीसीआई से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। करिकुलम ओवरसाइट, आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और लॉ प्रोग्राम्स के लिए क्वालिटी या फिर मार्क्स क्या होंगे ना, ये सब बीसीआई ही तय करती है, ठीक है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबीई, अब देखिए डिग्री मिलने के बाद आप सीधे वकील नहीं बन जाते हो। एआईबीई एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसे हर लॉ ग्रेजुएट को पास करना होता है ताकि वो एज एन एडवोकेट कोर्ट रूम में जाकर के प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट है मिनिमम स्टैंडर्ड एट एंट्री, ये एग्जाम इस बात को इंश्योर करता है कि हर नए एडवोकेट के पास कानून की बुनियादी नॉलेज, बेसलाइन लीगल नॉलेज है कि नहीं है, और उसके पास प्रोफेशनल रेडीनेस है कि नहीं है, ठीक है? तभी मैंने आपको एक बार मैं आपको बताती भी हूँ कि एआईबी का जो पेपर होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा बेरेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं कि आप बेरेक्ट को कैसे देख पाते हो। एक एडवोकेट होने के लिए आपको बेरेक्ट की जांच करना जरूरी होता है कि आप बेरेक्ट को कैसे समझ पाते हो, कैसे पढ़ पाते हो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न लीगल सर्विसेज। देखिए 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन हुआ है, जो उदारीकरण आया है, उसने वकीलों के काम का ना पूरा तरीका ही बदल दिया। सबसे पहला पॉइंट है लिबरलाइजेशन एरा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारत का जो दरवाजा था ना, वो ग्लोबल कैपिटल और कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए ना खुल गया, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है न्यू प्रैक्टिस एरियाज। पुराने ट्रेडिशनल केसेस के अलावा अब नए फील्ड सामने आए, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ भी कुछ होता है, जैसे मर्जर्स भी कुछ होता है, एक्विजिशंस भी कुछ होता है, कंपटीशन लॉज भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज भी होती है, टेक्नोलॉजी भी कुछ होती है, डाटा के लॉज भी कुछ होते हैं। तो ये नए नए एरियाज हमारे सामने आए। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, आज इंडियन एडवोकेट जो है ना वो डोमेस्टिक के साथ साथ बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस में भी पार्टीज के लिए काम करते हैं, पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस बॉर्डर लॉयरिंग, आज की जो मॉडर्न प्रैक्टिस है ना उसमें रूटीन रूप से मल्टी जुरिस्डिक्शनल जो एडवाइस है या फिर कंप्लायंसेस है ना वो शामिल हो चुकी है, ठीक है? हम जुरिस्डिक्शन के बाहर भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। देखिए कानून जो है ना वो सामाजिक बदलाव का एक बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं जुडिशियल इनोवेशन। इंडियन कोर्ट्स ने पुराने जो रिजिड नियम थे ना, जो लोकस स्टेंडाई यानी कि जिसका नुकसान हुआ है केवल वही कोर्ट जा सकता है, उसको थोड़ा सा ढीला किया ताकि आम जनता या पब्लिक के बिहाफ पर कोई और पिटिशन फाइल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयर्स एज कैटलिस्ट्स। हमारे जो एडवोकेट्स हैं ना उन्होंने पीआईएल का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक वेलफेयर जो होते हैं उनमें बड़े बड़े मुद्दों में अपनी लिटिगेशंस फाइल की है और उनको कोर्ट के सामने लाया है। नेक्स्ट है लैंडमार्क जजमेंट्स। पीआईएल की वजह से जो इन्वायरमेंट या फिर प्रिजनर्स राइट है या जेंडर जस्टिस है, इन सब एरियाज को भी ना देखा गया और इनके लिए भी बहुत अच्छे फैसले आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि कोर्ट रूम उन लोगों के लिए भी खुल गया जिनके पास ना तो रिसोर्सेस थे और ना ही कोई लीगल रिप्रेजेंटेशंस थी। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? देखिए इसका मतलब है सतत शिक्षा और जवाबदेही। एक ऐसा प्रोफेशन जो लगातार सीखता है और अपने कंडक्ट के लिए जवाबदेह है, वो क्या है? हमारा एडवोकेसी है। देखिए कंटिन्यूइंग लर्निंग एजुकेशन,
वकीलों से ना ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरी लाइफ नए लीगल डेवलपमेंट, एथिक्स और प्रोफेशनल जो स्किल्स है ना, उससे अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग कल्चर। आज के समय में वर्कशॉप, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और रिफ्रेशर कोर्सेज हमारी प्रैक्टिस का ना एक अहम हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, यानी कि पेशेवर दुराचार करता है, तो उसके खिलाफ स्टेट बार काउंसिल्स और फिर अपील की जाएगी बीसीआई के सामने। ठीक है, और वहां पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एथिक्स इन फोकस। आज इस बात को बहुत ज्यादा माना जा रहा है कि जनता का विश्वास यानी कि पब्लिक ट्रस्ट तभी बना रहेगा जब एथिक्स को शक्ति से इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक एडवोकेट बनने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती है, एथिक्स का पालन करना होता है, एआईबी का पेपर पास करना होता है, ग्लोबलाइजेशंस के नए फील्ड्स को सीखना पड़ता है, पीआईएल के जरिए सामाजिक बदलाव लाना होता है और लगातार पढ़ते रहना होता है ताकि एक सच्चा और मॉडर्न एडवोकेट्स बना जा सके। ठीक है, इसके साथ ही लास्ट लाइन एक है, जस्टिस इज द कांस्टेंट एंड परपेचुअल विल टू रेंडर टू एवरीवन हिज ड्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइंस लिखी है ये एम्परर जस्टिनियन ने लिखी है। उनका कहना था कि जो जस्टिस है, जो न्याय है ना, वो कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार और कभी ना खत्म होने वाली इच्छा है, कांस्टेंट और परपेचुअल विल है कि हर व्यक्ति को उसका हक, उसका हक बनता है वो दिया जाए। और एक एडवोकेट के रूप में आपका पूरा जीवन इसी मकसद के लिए समर्पित हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।